नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। यूनुस पर आरोप लग रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। चटगांव में अल्पसंख्यकों को फिर से निशाना बनाया गया है। उनके घरों को बंद कर आग लगाई गई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले के चलते यूएन ने भी चिंता जताई है। तो वहीं उस्मान हादी के भाई ने भी मोहम्मद यूनुस पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। अपने भाई की जान लेने के मामले का दोषी उन्होंने यूनुस को ही बता दिया है, जबकि अमेरिका भी मोहम्मद यूनुस को अब झटके दे रहा है। शेख हसीना के लिए बांग्लादेश के दरवाजे फिर से खुलते दिखाई दे रहे हैं। तो बांग्लादेश में यूनुस का खेल हुआ फेल, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। इमरान के आगे झुकी पाकिस्तान की सरकार। पीएम शहबाज शरीफ ने दिया बातचीत का प्रस्ताव। इमरान की बहनें बोली, जो सरकार से बातचीत करेगा वो पीटीआई का नेता नहीं। एप्स्टीन फाइल से जुड़े 30,000 दस्तावेज और हुए जारी। नए दस्तावेजों में ट्रंप पर लगा रेप का आरोप। कानून मंत्रालय बोला आरोप है, सबूत नहीं। यूएन में भिड़े अमेरिका और ईरान। अमेरिका की धमकी, आग से खेल रहा है ईरान। ईरान का पलटवार, दबाव में नहीं करेंगे समझौता। और चलते चलते में देखेंगे हवा के झोंके ने कैसे पलट दी भारी भरकम ट्रेन। सभी डिब्बे पटरी से उतरकर पलटे। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में हुई मौत। 7 और लोग मारे गए। तुर्की में उड़ान भरने के 30 मिनट बाद हुआ हादसा। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को किया तलब। 1 हफ्ते में दूसरी बार भेजा समन। सुबह ढाका ने बुलाया था भारतीय हाई कमिश्नर को। पाकिस्तान सरकार ने सरकारी एयरलाइन पीआईए को बेचा। 135 अरब डॉलर में हुई डील। ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय पाकिस्तानी छात्र में डिबेट। भारतीय छात्र बोला, बेशर्म देश को शर्मिंदा नहीं कर सकते। मुंबई हमले से हमें कड़वा सबक मिला। बांग्लादेश में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पूरा बांग्लादेश इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है। कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस दावा कर रहे हैं कि हालात नियंत्रण में हैं। अमेरिका को भरोसा दिला रहे हैं कि चुनाव समय पर होंगे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर ही ये सवाल उठ रहे हैं कि जो हिंसा हो रही है उसके पीछे यूनुस का ही हाथ है। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे जमात-ए-इस्लामी का नाम सामने आ रहा है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने से पहले इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यूनुस ने ही जमात से प्रतिबंध हटाया था और अब बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के पीछे जमात का ही नाम आ रहा है। यहाँ तक कि शरीफ उस्मान हादी की जान लेने के मामले में फैसल करीम मसूद को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसका कनेक्शन भी जमात-ए-इस्लामी से ही निकलकर सामने आया है। तो अब हादी के भाई ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। शरीफ उमर हादी ने दावा किया है कि यूनुस सरकार बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश की भेंट उसका भाई उस्मान हादी चढ़ गया। उस्मान की जान इसलिए ली गई ताकि बांग्लादेश में हिंसा भड़के और चुनाव टाला जा सके। इस बीच मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जमात और इनकलाब मंच जैसे उनके समर्थक ही अब उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। इनकलाब संगठन के सचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने मोहम्मद यूनुस पर तंज कसते हुए कहा कि ये सुना है कि गृह मंत्रालय के सलाहकार इस्तीफा दे रहे हैं। इन लोगों को आसानी से भागने भी नहीं देंगे। अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर खून बहेगा और अगर एक बार खून बहने लगा तो फिर ये रुकेगा नहीं। रास्ता यही है, उस्मान हादी को मारने वालों को गिरफ्तार किया जाए। सरकार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। यूनुस के बयानों वाला ड्रामा ज्यादा नहीं चलेगा। अगर ये सरकार हादी के लिए न्याय को सुनिश्चित नहीं कर सकती तो इस सरकार को सत्ता में बने रहने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मामला तो यूएन तक पहुंच गया है, तो अमेरिका की तरफ से भी फेयर चुनाव को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी डब्ल्यू मिक्स, बिल हुईजेंगा और सिडनी कैमलागर डोव ने मोहम्मद यूनुस को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी है कि यूनुस को शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से बैन हटाना होगा। अगर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो ये चुनाव ना तो स्वतंत्र होगा और ना ही निष्पक्ष। किसी बड़े राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाना लाखों मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर सकता है। इससे पहले आवामी लीग की मुखिया और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बांग्लादेश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि आवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि राज तिलक होगा। अगर आवामी लीग पर प्रतिबंध बरकरार रहा तो लाखों लोग मतदान से दूर रहेंगे और ऐसी सरकार को नैतिक वैधता नहीं मिलेगी। एक तरफ आवामी लीग को लेकर मोहम्मद यूनुस दबाव में दिखाई दे रही हैं, तो शेख हसीना के लिए अच्छी खबर आती दिखाई दे रही है। शेख हसीना के करीबी जुबैर रहमान चौधरी को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।
रहमान की नियुक्ति पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मोहर लगाई है। 27 दिसंबर को जुबैर रहमान अपना पदभार संभालेंगे। जुबैर रहमान चौधरी को शेख हसीना का करीबी माना जाता है। शेख हसीना के कार्यकाल में ही जुबैर का कद बढ़ा। जुबैर बांग्लादेश के मशहूर न्यायाधीश एएनएम रहमान चौधरी के बेटे हैं। 2007 में शेख हसीना को एक्सटॉर्शन मामले में जुबैर ने ही राहत दी थी। उसके बाद शेख हसीना ने सत्ता में वापसी की थी। 2008 में शेख हसीना को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई। जुबैर की भी इसके बाद किस्मत चमकी, वो ढाका हाईकोर्ट पहुंच गए। 2017 और 2022 में शेख हसीना के खिलाफ जो भी मामले जुबैर की अदालत में भेजे गए, सभी में उन्हें राहत मिली। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद भी कई मामले जुबैर की अदालत में भेजे गए, लेकिन जुबैर की कोर्ट ने किसी भी मामले में सख्त फैसला नहीं लिया, जबकि जो मामले दूसरे कोर्ट में गए उनमें शेख हसीना को सख्त सजा सुनाई गई। एक मामले में तो हसीना को सजाए मौत भी मिली है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के दबाव में अब शेख हसीना की बांग्लादेश में सुरक्षित वापसी का रास्ता बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों से पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है। रावलपिंडी की अदियाला जेल के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 1300 से ज्यादा जवान सड़क पर पहरा दे रही हैं। लेकिन इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन खान नियाजी और उज़्मा खान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की चिंता को बढ़ा रही हैं। इमरान की बहनें एक बार फिर धरने पर बैठ गई। वो हाई कोर्ट का आदेश लेकर जेल जा रही थी। भाई से मिलना था, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि कोर्ट का आदेश रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। इमरान से सभी की मुलाकातें 8 फरवरी 2026 तक रद्द रहेंगी। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो इमरान की बहनें पीटीआई के हजारों समर्थकों के साथ रावलपिंडी की फैक्ट्री के नाका के पास धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठी इमरान खान की बहन अलीमा ने कहा कि हर मंगलवार को हमें इमरान से मिलने से रोका जाता है, अधिकारी हमसे डरते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को एकांत कारावास में रखा गया है और उन्हें मानसिक यातना दी जा रही है। इस बीच पूरे देश में इमरान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन चल रही है। सरकार की सख्ती इमरान समर्थकों के गुस्से को और बढ़ा रही है। पीटीआई के नेतृत्व वाले 8 विपक्षी दलों के गठबंधन ने 8 फरवरी को पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते सेना और सरकार दोनों ही घबराए हुए दिखाई दे रही है। जिसके बाद अब शहबाज शरीफ की सरकार की तरफ से इमरान खान की पार्टी पीटीआई के साथ बातचीत का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। शहबाज ने साफ कह दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। वैसे शरीफ ने यह भी कहा है कि बातचीत का प्रस्ताव उन्होंने पहले भी कई बार दिया है। अगर विपक्ष बातचीत के लिए तैयार है तो पाकिस्तान सरकार निश्चित रूप से तैयार है। शरीफ ने यह भी कहा कि बातचीत की आड़ में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए और बातचीत केवल लीगल मामलों को लेकर ही आगे बढ़ सकती है। शरीफ भले ही बातचीत का प्रस्ताव दे रही हो, लेकिन पीटीआई इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही। इमरान खान पहले भी बातचीत की पेशकश को ठुकरा चुके हैं और अब इमरान की बहन अलीमा खान ने साफ कह दिया है कि बातचीत के बारे में बात करने वाला कोई भी व्यक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान में सियासी टकराव शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल इमरान का कहना है कि सेना और सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो देश छोड़कर चले जाएं, सियासत से दूरी बना ले, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को कभी मंजूर नहीं करूंगा, इसके बदले मरना मंजूर होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की। अमेरिका में महिलाओं के शोषण का आरोपी जेफरी एप्स्टीन भले ही अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुनाहों की फाइल अब दुनिया के सामने लाई जा रही है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से जुड़े 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज जारी किए हैं और इन दस्तावेजों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नई फाइलों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सैकड़ों बार जिक्र है। इनमें जनवरी 2020 का एक ईमेल भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप ने 1993 से 1996 के बीच एप्स्टीन के निजी विमान में 8 उड़ानें भरी थी। एक सफर में ट्रंप और एप्स्टीन के साथ एक 20 साल की महिला भी थी। 2 सफर में उनके साथ 2 और महिलाएं भी थी, जिनके नाम दस्तावेजों में छिपा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों महिलाएं मैक्सवेल केस में गवाह थी। इस बार जारी किए गए दस्तावेजों में 27 अक्टूबर 2020 की FBI रिपोर्ट भी शामिल है। इनमें एक महिला का दावा शामिल है कि ट्रंप और एप्स्टीन दोनों ने उसके साथ रेप किया था। इसके अलावा एक ड्राइवर का बयान भी है। उसने फोन कर ट्रंप और एप्स्टीन पर एक महिला का रेप करने का आरोप लगाया था। शिकायत करने वाले ने कहा था कि 24 दिसंबर 1999 को वो पीड़ित महिला से बात कर रहा था। उस महिला ने बताया था कि ट्रंप ने एप्स्टीन के साथ मिलकर मेरा रेप किया था। FBI रिपोर्ट में उस आदमी का नाम हटा दिया गया है। जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि ये आरोप बिना सबूत के हैं, इन्हें सच नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि ये नहीं बताया गया कि FBI ने इन आरोपों की जांच की या नहीं। जिस महिला ने ट्रंप पर आरोप लगाए थे, बाद में उसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। मामला संदिग्ध था, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि उसकी जान ली गई या फिर ये कोई हादसा था। जारी किए गए 30,000 दस्तावेजों में अगस्त 2019 में एप्स्टीन
एप्स्टीन की मौत से कुछ दिन पहले लिखा गया एक लेटर भी शामिल है, जिसे एप्स्टीन का बताया जा रहा है, जो उसने अपने साथी और लैरी नासर को लिखा था। इसमें एप्स्टीन ने लिखा, हमारे राष्ट्रपति को भी जवान और आकर्षक लड़कियों से प्यार है। इसमें ट्रंप का नाम तो नहीं है, लेकिन जिस वक्त का ये लेटर है उस वक्त ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। दरअसल ट्रंप ने खुद ही ये बात कबूल की थी कि एप्स्टीन उनका दोस्त था। साल 2002 में ट्रंप ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एप्स्टीन को 15 साल से जानता हूं, वो कमाल का आदमी है, हम दोनों को कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां पसंद है। बाद में ट्रंप का ये बयान उनकी मुसीबत बन गया। 1992 में ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो रिसोर्ट में एप्स्टीन और चीयरलीडर्स के साथ एक पार्टी की। साल 2019 में एनबीसी ने इसका एक फुटेज जारी किया था, जिसके बाद ट्रंप ने कहा था कि मैं अब इस आदमी से दूर हो चुका हूं, 15 साल से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन जो दस्तावेज सामने आए हैं उसमें ट्रंप बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रही हैं। अब बात करेंगे ईरान की। ईरान की बढ़ती ताकत ने अमेरिका और इजराइल दोनों की ही नींद उड़ा रखी है। अमेरिका ईरान पर दबाव डाल रहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे, अपने न्यूक्लियर प्लांटों को भी बंद कर दे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने साफ कह दिया है कि ये हमारी वर्षों की कमाई है, इन्हें हम बंद नहीं करेंगे। इस बीच यूएन में भी अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए। यूएन में अमेरिकी मिशन के काउंसलर मोर्गन ओर्टागस ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ औपचारिक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ तभी जब तेहरान बातचीत के लिए पूरे मन से तैयार हो। ओर्टागस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा ईरान की तरफ कूटनीति का हाथ बढ़ाया है। कूटनीति का हाथ थामने के बजाय ईरान लगातार आग में हाथ डाल रहा है। आग से दूर हट जाइए और राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीति के हाथ को थाम लीजिए। ये हाथ आपकी तरफ बढ़ाया गया है। ईरान को परमाणु सामग्री के संवर्धन का काम रोकना ही होगा। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ईरान को सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि बातचीत करें और परमाणु कार्यक्रम बंद करें। लेकिन ईरान ने भी अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि बातचीत को तो तैयार है, लेकिन कोई धमकी देगा तो उसे जवाब दिया जाएगा और परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया जाएगा और ना ही मिसाइल कार्यक्रम से समझौता होगा। दरअसल ईरान की बढ़ती मिसाइल क्षमता ने भी अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू तो इसे लेकर इतना खौफ में है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, लेकिन ईरान के तेवरों ने अमेरिका को भी डरा दिया है। यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा, ईरान सैद्धांतिक कूटनीति और वास्तविक बातचीत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो अपना रुख बदले और विश्वास और भरोसे को बहाल करने के लिए ठोस और विश्वसनीय कदम उठाए। यानी अमेरिका की तरफ से जो दबाव ईरान पर बनाने की कोशिश की गई, उसका जवाब ईरान ने अमेरिका को दे दिया है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि जून में ईरान के साथ इजराइल की 12 दिन तक जंग चली थी। बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया था। उसने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश हुई कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो, लेकिन सितंबर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रत्यक्ष परमाणु वार्ता से इनकार कर दिया था और साफ कह दिया था कि अमेरिका से सीधी बातचीत को ईरान तैयार नहीं है। और इस बार भी ईरान ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे ऐसी तेज हवा की जिसने पूरी की पूरी ट्रेन ही पलट दी। क्या आप विश्वास करेंगे कि लोहे की बनी भारी भरकम मालगाड़ी, जिस पर 150 से ज्यादा भारी कंटेनर्स लदे हों, वो हवा के एक झोंके में ताश के पत्तों की तरह पलटकर बिखर जाए? सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अमेरिका के वायोमिंग में ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हाँ, चेयेन शहर के पास रात के करीब 2 बज रहे थे। एक लोकल महिला लिंडा बताती है कि हवाओं का शोर इतना डरावना था कि उनके घर के खिड़की दरवाजे सब खड़खड़ा रहे थे, जिससे उनकी नींद खुल गई। तभी उन्होंने बाहर एक जोरदार धमाका सुना। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन अगली सुबह उन्हें जानकारी मिली कि करीब 144 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली इन हवाओं ने ट्रैक पर दौड़ती बीएनएसएफ रेलवे की डबल स्टैक्ड मालगाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मालगाड़ी के दर्जनों डबल डेकर डिब्बे पटरी से नीचे उतरकर बिखर गए। जानकारों का कहना है कि डबल स्टैक्ड कंटेनर्स की ऊंचाई ज्यादा होती है, जिससे वो हवा के लिए एक पाल यानी सेल की तरह काम करते हैं। अगर एक भी डिब्बा डगमगाया तो वो पूरी लाइन को साथ ले गिरता है। ये खबर हिंदुस्तान के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। हमारे यहाँ भी राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ऐसी ही लंबी और ऊंची डबल स्टैक्ड ट्रेनें दौड़ रही हैं। जरा समझते हैं कि अगर ऐसे हालात कभी बनते हैं तो इसके लिए भारतीय रेलवे कितना तैयार है। हाई विंड अलर्ट सिस्टम, रेलवे ने विंड सेंसर लगाए हैं। अगर हवा की स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है तो ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाती है या उसे रोक दिया जाता है। वेदर मॉनिटरिंग, फिलहाल भारत में हवा से ज्यादा फॉग यानी कोहरे का कहर है। दिल्ली आने वाली लगभग 100 ट्रेनें लेट चल रही हैं।
इससे समझ में आता है कि हम कितने भी एडवांस हो जाएं, प्रगति के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता। वायोमिंग की इस घटना ने साफ कर दिया है कि ऐसे मौके से सबक लेकर रेलवे को अपनी सुरक्षा तकनीक को और भी पुख्ता करना होगा। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।